हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था, कल मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए थे सारे इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और कई बच्चों ने वहां पर क्वेश्चंस लगा के देखे थे और काफी क्वेश्चंस उनके भी सही भी हुए थे। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका पर्सनैलिटी चैप्टर है ये लगा लीजिए, ये दो चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आपका इंटेलिजेंस और एक आपका व्यक्तित्व। अगर आपने इन दोनों को मिलाकर कर लिया ना, तो लगभग आपके कम से कम नहीं तो 12 से 15 नंबर की तैयारी हो जाती है, क्योंकि इन्हीं के अंदर लगा के कम से कम नहीं तो 20 से 22 आपके थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको इंटेलिजेंस कराया तो 7 थ्योरी करवाई, और उसके बाद में मैंने आपको 2-3 अलग अलग से, जैसे कि मेजरमेंट हो गए, इंटेलिजेंस के उनके टाइप हो गए, तो उसी प्रकार की व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी जो है, इसमें भी लगभग आपके 9 से 10 इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, सिद्धांत है अलग अलग प्रकार के पर्सनैलिटी से रिलेटेड। तो अगर आपने इन दोनों को चैप्टर को ही कर लिया ना, तो लगा लो आधे से ज्यादा साइकोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो आज हम उसी के चैप्टर की बात करेंगे, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी। बिल्कुल अच्छे से समझाते हुए चलूंगा आपको। अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो वो आपका मिस नहीं होगा। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपना आप टॉपिक लिख सकते हो। क्या है आज का हमारा टॉपिक? वो है व्यक्तित्व, जिसे आप इंग्लिश में पर्सनैलिटी भी कहते हो। क्या है ये व्यक्तित्व का मतलब, क्या होता है ये पर्सनैलिटी, सारी चीज आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उसको बताने से पहले आप सब पहले ही समझिए कि व्यक्तित्व जो शब्द है वो आया कहाँ से है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पहले बहुत रिपीटेड होता था कि जो आपका व्यक्तित्व का शब्द है, पर्सनैलिटी जो वर्ड है, वो लिया कहाँ से है, तो ये लिया गया है आपके लैटिन भाषा, ध्यान रखिएगा, लैटिन लैंग्वेज है उसके लिया गया है। वहां पर आपका एक शब्द आता है परसोना, परसोना का ही, वहीं से ही परसोना को पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका यही पूछा जाए कि व्यक्तित्व पर्सनैलिटी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, तो लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन से शब्द से? परसोना से लिया गया है। जिसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है मास्क, यानी कि चेहरा, जो नकाब पहन लेते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी मूवी देखते हो तो मूवी में जो एक्टर एक्टिंग कर रहा होता है, वो एक्टिंग बस उसी फिल्म के लिए होती है। नेक्स्ट फिल्म में उसको किसी और प्रकार की एक्टिंग करता है, किसी और प्रकार का बिहेवियर करता है। देखा होगा आपने, एक हीरो एक पिक्चर में विलन है तो दूसरी पिक्चर में हीरो है। वो क्यों है? क्योंकि उसको जिस चीज का कदर आपका किरदार मिला होता है, उसी प्रकार की वो एक्टिंग करता है। तो वही बात है, जब आपके सामने जिस प्रकार की सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेते हो, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाते हो, अपने पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को उस प्रकार की बना लेते हो, उसी को ही पर्सनैलिटी कहा जाता है। ओके, मतलब जब भी आप किसी की सिचुएशन के अनुसार, किसी नाटक के अनुसार, समय के अनुसार आप किसी नायक की तरह अपने किरदार को बदल लेते हो, उसी को क्या कहा जाता है? पर्सनैलिटी कहा जाता है। इसी आधार पर जो व्यक्तित्व था ना आपका, यानी कि जो पर्सनैलिटी था, उसको किससे जोड़ दिया गया था पुराने जमाने में? पहनावे से जोड़ दिया था। मतलब आप जो पहनते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अच्छे कपड़े पहनते हो तो आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, आप फटे पुराने कपड़े पहनते हो तो आपका व्यक्तित्व बुरा होगा। इस प्रकार के अनुसार पुराने जमाने में व्यक्तित्व को जो जोड़ दिया था, वो किससे जोड़ दिया था? पहनावे से जोड़ दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पुराने समय पर जो आपका व्यक्तित्व है, किस चीज से जोड़ दिया गया था? पहनावे से जोड़ दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मतलब जिसका पहनावा अच्छा होगा उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, जिसका खराब होगा उसका ये व्यक्तित्व खराब होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे इस विचार को मान्यता कम मिलने लगी, और आखिर में जाकर इस मानने को बिल्कुल खत्म मान दिया गया था। और उसी के बाद कुछ अनेक प्रकार के व्यक्तित्व की परिभाषाएं सामने आई, लेकिन उनको इतनी परिभाषाओं को जितनी भी आई, उनको इतना मान्यता नहीं मिली। लेकिन 1937 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1937 में ऑलपोर्ट नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था। क्या नाम था? ऑलपोर्ट। ओके, उसने क्या करा था? तो उसने 49 परिभाषाओं का, देख सकते हो आप कितनी परिभाषाएं आप जब तक आ चुकी थी, तो उसने टोटल 49 परिभाषाओं का विश्लेषण करा, और विश्लेषण करने के बाद उसने व्यक्तित्व की अपनी खुद की एक 50वीं परिभाषा दी। और वो जो परिभाषा दी थी उसने व्यक्तित्व की, ऑलपोर्ट ने,
वो अब तक की जितनी भी साइकोलॉजिस्ट आपकी फील्ड में व्यक्तित्व की पूरी डेफिनेशन परिभाषा दी गई थी, उसमें से सबसे ज्यादा मान्यता जो मिली वो परिभाषा को, वो ऑलपॉट के परिभाषाओं को ही मिली। इसलिए आपको व्यक्तित्व की कोई सी भी परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑलपॉट की जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि इसने देख सकते हो आप 49 परिभाषाओं का विश्लेषण करने के बाद अपनी 50वीं परिभाषा दी थी। और इसने अपनी परिभाषा में कहा क्या था, तो ऑलपॉट के अनुसार इसने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्र का ज्ञानात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। देखो शुद्ध हिंदी हो गई है, समझ नहीं पा रहे हो आप इसको, मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं एक एक लाइन को। देखो क्या बोल रखा है इसने कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्र का ज्ञानात्मक संगठन है। तो देखिए व्यक्तित्व के अंदर जो आपके चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल आपके सामने सिचुएशन किसी प्रकार की आ गई है, फॉर एग्जांपल आपके घर पर कोई मेहमान आ गया है, तो आप जिस प्रकार से फ्रेंड के साथ बिहेव करते हो वैसे तो आप मेहमान के साथ नहीं करोगे ना। तो आप क्या कर रहे हो, अपने मनोशारीरिक तंत्र यानी कि जो आपका शरीर के अंदर पूरा का पूरा तंत्र है, उस तंत्र को क्या कर रहे हो आप अपने ज्ञानात्मक संगठन से, मतलब आप अपने दिमाग से, आप अपने सोच विचार से संगठन में परिवर्तन कर रहे हो कि किस प्रकार से मानव के साथ या अपने व्यक्ति जो आपके घर पर मेहमान आए हैं उनके किस प्रकार के साथ व्यवहार करना है। आपने जिस प्रकार का वातावरण देखा उसी के साथ, उस वातावरण के साथ उसी प्रकार का आपने समायोजन कर लिया, मतलब उनके साथ एडजस्ट कर लिया। जिस प्रकार का फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड के साथ रहते हो तो कितना फ्रेंडली बिहेवियर करते हो, ओके, जैसे कि और दोस्त क्या हाल चाल है, कहाँ जा रहा है। लेकिन आप अपने मम्मी पापा से या मेहमान से तो नहीं बोल सकते ना और कहाँ से आ रहे हो, ऐसे करके तो नहीं बोल सकते ना आप। तो वहां पर आप जिस प्रकार का आपके सामने वातावरण होगा, जिस प्रकार के साथ आपके सामने पूरा इन्वायरमेंट होगा, आप उसी तरीके से आप अपने आप को ढाल लेते हो और उसी को क्या कहा जाता है, आपकी ऑलपॉट की इंपॉर्टेंट परिभाषा कहा जाता है। ओके, इस परिभाषा से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो ऑलपॉट ने जो परिभाषा दी थी उसके अनुसार क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, व्यक्तित्व में शारीरिक व मानसिक दोनों गुण शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सही भी कहा है कि जो आपकी पर्सनैलिटी होती है उसमें आपका शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप का भी पूरा का पूरा संयोग होता है, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क से ही सोच विचार के वर्ग के आप बात करते हो कि मेहमान से किस तरीके से बात करनी है, फ्रेंड से किस प्रकार से बात करनी है। फ्रेंड के सामने तो आप वैसे भी कुछ सोचते नहीं हो, परिवार से किस प्रकार से बात करनी है, बड़े बुजुर्गों से किस प्रकार से बात करनी है। तो पूरा क्या करते हो आप, कुछ भी व्यवहार करने से पहले आप अपने मानसिक के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा सोचना विचार तो करते हो ना। इसलिए कहा जाता है जो आपकी पर्सनैलिटी होती है उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों गुण शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, गुणों का ये जो संगठन होता है वो परिवर्तनशील होता है। बिल्कुल सही बात है कि ये जो गुण होते हैं वो आज जो आपके अच्छे गुण है वो आगे भी चलकर रहेंगे या फिर उसी प्रकार से रहेंगे स्टेबल, या फिर वो बढ़ेंगे या घटेंगे, ये आप कह नहीं सकते। तो ये जो गुणों का संगठन होता है वो समय के अनुसार क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। और अगला है, वातावरण के साथ व्यक्ति अपने ढंग का समायोजन करता है। मतलब आपके सामने जिस प्रकार का वातावरण होगा आप उसी प्रकार से उसके साथ समायोजन करोगे। फॉर एग्जांपल आप एक व्यक्ति की काफी अच्छी कदर करते हो, काफी अच्छा उसको मानते हो, काफी अच्छे से आप उसके साथ व्यवहार करते हो, लेकिन आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उस व्यक्ति को चुनने से पहले आप अपने बारे में सोचते हो, तो आप उसके सामने कुछ कुछ मिसबिहेव भी कर देते हो कभी कभी। क्यों? क्योंकि वहां पर आप अपने आपको भी तो देखोगे। ये थोड़ी है कि सारी की सारी चीजें किसके ऊपर है, व्यवहार के ऊपर डिपेंडेड है, नहीं, वहां पर आप अपने आप को भी सोचोगे और उस व्यक्ति के बारे में भी सोचोगे। तो आपका जिस प्रकार का वातावरण होगा उसी प्रकार से आप अपने व्यक्तित्व में क्या लाओगे, बदलाव लाओगे, अपने आप को उस तरीके से ढाल लोगे। ओके, तो ये 3 महत्वपूर्ण गुण हैं जो कि व्यक्तित्व के ऑलपॉट के पूरी की पूरी परिभाषा के अनुसार निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ये तो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। यहां से जो क्वेश्चन पुट अप होगा वो यही हो सकता है कि परिभाषा किसने दी थी, कौन सी भाषा से लिया गया है, सबसे पहले प्रभावशाली जो परिभाषा दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, कौन से सन में दी गई थी, और परिभाषा के अनुसार किस प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ओके,
चलिए अब बात कर लेते हैं कि व्यक्तित्व के प्रकार कितने हैं, यानी कि टाइप्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, कितने प्रकार के पर्सनैलिटी के टाइप्स हैं। तो देखा जाए तो आपके मुख्यतः जो मेन प्रोबेबली शरीर के आधार पर, मानसिक गुणों के आधार पर, संरचना के आधार पर, द्रव्य के आधार पर बात करी जाए तो 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, जो कि आपको मैं एक एक करके करवाऊंगा, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा ताकि आप किसी में कंफ्यूज ना होए। और उसके बाद में जो मॉडर्न रूप से आए थे उनके बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे मशहूर नाम आता है जिसमें, वो आता है आपका सिगमंड फ्रायड का। वहां से क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सुना होगा आपने इड, ईगो एंड सुपर ईगो, या फिर उसके भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपने नाम सुना होगा चेतन, अर्धचेतन या आपका अचेतन, उस प्रकार के वहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक करके आपको बताता हुआ चलूंगा सबसे पहले किसने निकाला था, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे की तरफ चलेंगे, मॉडर्न की तरफ। ओके, तो व्यक्तित्व को जो कहा जाता है कि व्यक्तित्व को प्रकारों में बांटना जो था वो आसान नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसके लिए प्रयास किए गए हैं। जैसे कि जो सबसे पहला प्रयास किया गया था वो द्रव्य के आधार पर किया गया था, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड। ओके, तो द्रव्य के आधार पर जो पहला प्रयास किया गया था ये करीब करीब लगभग आज से 400 बीसी पहले किया गया था। ओके, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यक्तित्व का जो सबसे पहले बांटने का प्रयास किसने करा था, तो 400 बीसी में एक साइकोलॉजिस्ट माने जाते थे हिप्पोक्रेट्स, उनके द्वारा किया गया था। क्योंकि आप सभी को भी पता है व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी जो है एक अमूर्त चीज है जिसको आप देख नहीं सकते, तो उसका अध्ययन करके उसको बांटोगे कैसे, इसलिए इसको बांटना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी कुछ प्रयास किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रयास जो किया गया था वो द्रव्य के आधार पर यानी कि फ्लूइड के आधार पर करा गया था। क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले व्यक्तित्व को बांटने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था या उनकी थ्योरी का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा इस नाम को। ओके, अब चलिए क्या करा था उसके बारे में पढ़ते हैं कि 400 बीसी में हिप्पोक्रेट्स नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने द्रव्य के आधार पर व्यक्तित्व को बांटने की कोशिश करी थी, और ये जो प्रयास किया गया था वो इतिहास का पहला प्रयास था। ओके, हिप्पोक्रेट्स के अनुसार मानव शरीर में 4 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, और जिस द्रव्य की उनके शरीर में मात्रा अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी भी उसी प्रकार की मानी जाती है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है कि आपके हिप्पोक्रेट्स के द्वारा द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है मनुष्य के शरीर में, तो 4 प्रकार के द्रव्य बताए गए हैं। चारों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, और ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा जो किया गया था वो इतिहास का पहला टर्म था। ओके, अब वो 4 प्रकार के कौन कौन से थे, तो पहला था आपका पीला पित्त, जिसको आप इंग्लिश में येलो बेल भी कहते हो। ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ये जिसके मनुष्य के शरीर में ज्यादा होता है वो मनुष्य किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है, उसमें चिड़चिड़ा, देखा होगा आपने, वो हर किसी चीज में जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अधिकतर आप इस प्रकार के जो लोग होंगे वो आप शरीर से दुबले पतले देखने को आपको मिलते होंगे। क्यों, क्योंकि जो ये आपके पीला पित्त होता है अगर मनुष्य के अंदर शरीर में ज्यादा आ जाए हिप्पोक्रेट्स के अनुसार, तो मनुष्य का जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा, चिड़चिड़ा होगा। वो किसी भी छोटी से छोटी बात पर जल्दी से चिड़चिड़ा हो जाता है, भड़क सा जाता है। ओके, दूसरा बताया गया था काला पित्त, जिसको ब्लैक बेल भी कहा जाता है। अगर किसी मनुष्य के शरीर में ये ज्यादा है तो वो कैसा होगा, निराशावादी होगा। अब निराशावादी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी भी चीज को करने से पहले ही उसमें निराशा की भावना आ जाती है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा, बार बार मैं इस काम में फेल हो जाता हूँ, ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं कोई और काम देख लूंगा, कोई और काम ढूंढने पर भी कहेगा ये मुझसे नहीं होगा। मतलब आप किसी भी काम को करने से पहले ही हार मान लो, पहले ही निराशा आ जाए आपके अंदर कि मैं कर पाऊंगा या ना कर पाऊं। या फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ बच्चे यूपी टेट का एग्जाम या सी टेट का एग्जाम देने से पहले ही हार मान लेते हैं कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, बहुत कठिन पेपर होता है। तो वो किस प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, वो निराशावादी ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके शरीर में काला पित्त ज्यादा है, मैं ये कह रहा हूँ वो निराशावादी है, वो पहले ही हार मान के बैठ जाते हैं। हिप्पोक्रेट्स के अनुसार इस प्रकार के व्यक्तित्व में क्या होता है, काला पित्त अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है खून, ब्लड। ये अगर किसी मनुष्य के अंदर ये शरीर में ज्यादा होता है जो कि क्या होगा, आशावादी कहलाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है मनुष्य के शरीर में जो आपका औसतन खून की मात्रा होती है वो 6 से 7 लीटर की होती है। ओके, तो ये जिस मनुष्य के शरीर में भरपूर मात्रा में यानी कि ज्यादा मात्रा में होगा तो व्यक्तित्व कैसा होगा, वो आपका आशावादी होगा। मतलब किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी काम को पूर्ण करने खत्म होने के बाद यानी कि उसके रिजल्ट के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रहता, वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है काम को करने से पहले भी और करने
तक भी वो हमेशा हर किसी चीज को कैसे लेके चलता है, पॉजिटिव लेके चलता है। ओके, कि हाँ मैं कर सकता हूं, आई कैन विल डू इट है। ओके, ऐसा कोई काम नहीं है जो मनुष्य ना कर पाए। तो खून की मात्रा अधिक होने पर कैसे व्यक्तित्व का होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व वो होगा आशावादी, पॉजिटिविटी। ओके, और लास्ट बोला गया था हिपोक्रेट्स के द्वारा कफ, जिसे आप प्लग भी कहते हो। अगर किसी मनुष्य के शरीर में ये ज्यादा होता है तो वो क्या कहेगा, निष्कृष्टतावादी होगा। मतलब किसी भी काम को करने से पहले वो, मतलब काम करने से पहले क्या, उस काम में करने का कोई उसके अंदर इच्छा ही नहीं होगी, जिसे आप आलसी भी बोल सकते हो। किसी भी काम को बोल दो करने के लिए, वो अपने पता नहीं या आलसी की तरह पड़ा रहता है। किसी भी प्रकार की किसी भी भावना के प्रति वो ज्यादा संवेदनशील नहीं होता, अपने व्यवहार में परिवर्तन या फिर किसी भी प्रकार का वो व्यवहार नहीं करता। तो किसी व्यक्ति में अगर कफ ज्यादा होता है तो क्या होगा, निष्कृष्टतावादी होगा। ओके, तो ये 4 प्रकार के हिप्पोक्रेट्स के द्वारा द्रव्य बताए गए थे मनुष्य के शरीर में, जिसमें जौन सा द्रव्य ज्यादा पाया जाएगा उस प्रकार से उसके व्यवहार में परिवर्तन या उसी प्रकार का उसका व्यक्तित्व देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी है ना आलोचना भी करी गई थी, इसको क्रिटिसाइज भी करा गया था इस थियोरेटिकल पोर्शन को। क्यों? क्योंकि देखो मानवों का मानना था कि ये मानव के शरीर में जो द्रव्य बता रहा है हिप्पोक्रेट्स, वो द्रव्य पाया जाता भी है या नहीं, और पाया जाता भी है तो कितनी मात्रा में पाया जाता है ये कहा नहीं जाता। क्योंकि हिप्पोक्रेट्स ने किसी के अंदर मनुष्य के शरीर में पाया जाता है या नहीं पाया जाता इसका कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं दिया था। या पाया जाता भी है तो कितनी मात्रा में पाया जाए कि उस वजह से उसकी इस प्रकार का व्यवहार देखने को मिले। इसलिए जो यह थ्योरी थी वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली। और इसके बाद आपकी थ्योरी आई थी पर्सनैलिटी की, वो शारीरिक संरचना के आधार पर लाया गया था, जो कि क्रेसमस एंड शेल्डर के द्वारा लाई गई थी। ओके, लेकिन वो थ्योरी के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, उस थ्योरी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी से आगे जो 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पहला शारीरिक संरचना के आधार पर यानी कि आपके बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर, दूसरा मानसिक गुणों के आधार पर मतलब आपकी मेंटल एबिलिटी के आधार पर, और तीसरा जो आपका आधुनिक प्रकार था व्यक्तित्व का वो, ये तीनों के तीनों थ्योरी एक ही वीडियो में हम करेंगे और तीनों की तीनों थ्योरी करके खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि आपका है सिगमंड फ्रायड की जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी दी गई थी, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जैसा आप हिंदी में व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी कहते हो। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। ओके, तो आने वाली क्लास ये लगा लो कि 3-4 वीडियोस में आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और अच्छे से आपको कंप्लीट कराऊंगा ताकि आपका क्वेश्चन आए तो वो मिस ना हो। ओके, तो ये थी आज की आपकी पहली थ्योरी हिप्पोक्रेट्स के द्वारा दी गई पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व का। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और कई बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि सर आपकी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो मैंने आपको कमेंट में पहला कमेंट टेलीग्राम ग्रुप का दे रखा है, वहां जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि वहां पर कोई भी आपको वीडियो देता हूं तो वहां पर मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि क्लासेस कब हो रही है। क्योंकि यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं देता है तो प्रॉब्लम आ जाती है वहां बच्चों को। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।